गूंज। पुस्तक गूंज की छठवीं कहानी मृत्यु भाग 2। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर मृत्यु का आगमन हुआ तो उस दौरान घोर सन्नाटा छा गया। उस दौरान सारे सांसारिक जीव गहरी नींद में सो गए, अनेकों वर्षों तक सोते ही रह गए। प्रकृति के आंचल में सभी सुरक्षित थे। उस दौरान पृथ्वी पर समय का अभाव था। सभी ग्रहों में चुंबकीय ऊर्जा की वजह से एक दूसरे से समीप थे। ऐसी ही अनोखी घटना पृथ्वी ग्रह के साथ भी घटा। इस ग्रह के समीप काला ग्रह आता है। उस ग्रह में अद्भुत काले कीड़म रहते थे। ये कीड़े अपने ग्रह से बाहर निकल पृथ्वी ग्रह में प्रवेश करते हैं। उसी दौरान ब्रह्मांड में अनोखी ऊर्जा का आविर्भाव होता है। उसी ग्रहों में अनोखी ताकत आ जाती है। प्रत्येक ग्रहों में ऊर्जा का भाव भिन्न भिन्न था। पृथ्वी ग्रह की ऊर्जा इतनी तेज थी कि इसके अणुओं में चमक विद्यमान था। इसी चमक की वजह से अद्भुत काले कीड़ों को यहाँ से भागना पड़ा। काले कीड़े भागते हुए काला ग्रह में प्रवेश करते हैं। उस दौरान एक काला नुकीला अंडा छूट जाता है। सभी ग्रहों में ऊर्जा का भिन्न भिन्न प्रभाव की वजह से एक दूसरे के प्रति विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिससे सभी ग्रह एक दूसरे से दूर चले गए। तारे जो नजदीक थे वे भी दूर चले गए। आखिरकार थोड़े ही क्षण में अनोखी ऊर्जा की वजह से प्रकृति में जीवन ऊर्जा का संचार होता है। पृथ्वी ग्रह के जीवधारी प्राणी जो सैकड़ों वर्ष से सोए हुए थे, सब के सब जाग जाते हैं। उस वक्त पृथ्वी का हृदय कहा जाने वाला मरु पर्वत, जो हिमालय का बड़ा भाई भी कहा जाता था, यही वह स्थान है जब काल का आगमन होता है। सभी दिव्य पुरुष इसी पर्वत में हजारों वर्ष से सोए थे। ऐसा इसलिए हुआ, काल तत्वों में मिलने में हजारों वर्ष लग गए। तब जाकर वह अदृश्य हो गया। अदृश्य होते ही जीवन ऊर्जा संचार हुआ। पूर्व देश के राजा तेजस्वी का आंख खुलते ही खुशी का इजहार करते हुए रानी से कहते हुए, तेजस्वी रानी पवित्री, न जाने कितने वर्षों बाद पृथ्वी पर पुनः जीवन ऊर्जा का आगमन हुआ है। आज प्रकृति को मुस्कुराते हुए पुनः देख रहा हूं। पवित्री, हाँ राजन, जब संसार में काल का आगमन हुआ तो प्रकृति भी सो गई थी। आज हराजू वर्ष बाद पुनः अपनी आंखें खोल दी, लेकिन अब से काल का आगमन हो चुका है। सभी जीवधारी जन्म मृत्यु के बंधन में बंध चुके हैं। इतना कहते हुए रानी महल से झुककर बाहर की तरफ देखते हुए, पवित्री, अरे वाह, कितना अलौकिक दृश्य है। तेजस्वी, सचमुच न जाने कितने वर्ष बाद पुनः सूर्यदेव ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। पवित्री, राजन, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेजस्वी, ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, इसलिए जुधारियों को उस ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। इतना कहते हुए राजन तेजस्वी रानी पवित्री के साथ में दरबार में पहुंचते हैं। सभी दरबारीगण जय जयकार का नारा लगाने लगते हैं। तत्पश्चात राजन रानी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उस दौरान राजन सभागण को संबोधित करते हुए, तेजस्वी, अब सब कुछ काल के अधीन हो चुका है। हम सब जन्म मृत्यु के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो माध्यम है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की, यानी मृत्यु शारीरिक परिवर्तन है। लेकिन ध्यान रहे, अब भी हमारे अंदर व्याप्त परमात्मा रूपी अंश विद्यमान है, जो अमर है। जिसे अपने उस स्वरूप का पहचान होगा, वही परमात्मा में समा जाएगा। उस दौरान रानी पवित्री स्त्रियों को समझाते हुए, ध्यान रहे, मन को शांत रखना, विषयों के प्रति आसक्ति न होना, केवल अपने अंतःकरण में स्थित रहना। उस दौरान रानी पवित्री स्त्रियों को समझाते हुए उस दौरान पुनः जय जयकार होने लगते हैं। तभी राजन मंत्री सुखांतु को आवाज देते हुए, तेजस्वी, मंत्री सुखांतु। सुखांतु, जी महाराज। तेजस्वी,
आप तपोवन में मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, तत्काल प्रबंध किया जाए। सुखांतु जी महाराज। तत्पश्चात मंत्री सुखांतु सेनापति वीरभद्र के पास जाते हैं। देखते ही सेनापति ये कहते हुए, कहिए मंत्रीवर, कैसे आना हुआ? सुखांतु, सेनापति महाराज तपोवन का भ्रमण करना चाहते हैं, तत्काल प्रबंध किया जाए। तभी सेनापति ताली बजाते हैं। ताली की आवाज सुनते ही 2 सैनिक अंदर प्रवेश करते हैं। सेनापति वीरभद्र सैनिकों को आदेश देते हुए, जाओ तत्काल रथ का प्रबंध करो। इतना कह मंत्री के साथ सीधे महाराज के पास पहुंचते हैं और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए, वीरभद्र, महाराज की जय हो। चलिए महाराज, सारा प्रबंध हो चुका है। तेजस्वी, बस थोड़ी देर और तेज आता ही होगा। तब तक दरबारीगढ़ आवाज देते हुए राजकुमार तेज पधार रहे हैं। उस दौरान रानी पवित्री, लो, नाम लेते ही तेज बेटा आ गया। पास आते ही झुक कर प्रणाम करते हुए राजकुमार तेज, पिताजी, काफी प्रबंध है, कहीं जाने की तैयारी है? तेजस्वी, हाँ बेटा, अपने राज्य का भ्रमण करते हुए सीधे तपोवन चलेंगे। इतना कहते हुए महाराज रानी के साथ कदम बढ़ाते हुए सीधे रथ के पास पहुंचते हैं और भ्रमण के लिए प्रस्थान करते हैं। सारे प्रजागण फूलमाला से राजन का स्वागत करते हैं। तभी महाराज रानी से कहते हुए, देखा रानी, लोगों की मुस्कुराहट बयां कर रहा है कि पुरुपुर की स्थिति बहुत बेहतर है। पवित्री, हाँ राजन, मैं इस वृक्ष को देख रही हूँ जिससे आनंद रूपी फल लगे हुए हैं। तब तक मरु पर्वत के आखिरी छोर पर स्थित तपोवन के समीप पहुंचते हैं। ये वही दिव्य वन है जिसके प्रत्येक वृक्ष के फलों से रोशनी निकलती थी। ऐसा इसलिए तपोवन पृथ्वी के गर्भ में स्थित था। ज्यों ही राजन और नजदीक पहुंचते हैं, देखते हैं कि नुकीले अंडे से काली नुमा प्रकाश निकल रहा था। ये देख राजन मंत्री सुखांतु से, तेजस्वी, मंत्री, ये अद्भुत काला अंडा आखिरकार किस जीव का हो सकता है? सुखांतु, महाराज, अभी हम जायजा लेकर आते हैं। अंततः सेनापति वीरभद्र, मंत्री सुखांतु, राजकुमार तेज अंडे के समीप पहुंच हाथ से छूते ही मंत्री जी का हाथ बिल्कुल काला हो जाता है। ये देख मंत्री सुखांतु, ये क्या, मेरा हाथ बिल्कुल काला हो गया? वीरभद्र, जरूर इस काले अंडे से अद्भुत राज छिपा है। तभी राजकुमार तेज, इस अंडे का राज जानने के लिए इसे अपने साथ ले चलना होगा। वीरभद्र, हाँ राजकुमार, यही मेरा भी मत है। आखिरकार काला अंडा लेकर महाराज के पास पहुंचते हैं। देखते ही देखते महाराज तेजस्वी, ये अत्यंत अद्भुत अंडा है, कहीं इसके अंदर खतरनाक जानवर तो नहीं? पवित्री, हो भी सकता है। उस दौरान महाराज की नजर मंत्री सुखांतु के हाथों पर पड़ती है। ये क्या मंत्री, तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल काला हो गया। सुखांतु, महाराज, काला अंडा छूने के मात्र से मेरा हाथ बिल्कुल काला हो गया। तेजस्वी, आखिर इस काले अंडे का राज क्या हो सकता है? तेज, पिताजी, मैं चाहता हूं इस अंडे को महल ले चलिए। वीरभद्र, हाँ महाराज, राजकुमार का कहना ठीक ही है। तेजस्वी, ठीक है, इसे ले चलिए। आखिरकार काले जालनुमा छड़ की सहायता से किसी तरह महल लेकर पहुंचते हैं। उस दौरान महाराज समझाते हुए, तेजस्वी, जैसे इसमें कोई परिवर्तन हो मुझे तुरंत सूचना दी जाए। इतना कहते हुए महाराज अपने कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। उस दौरान मंत्री सुखांतु सेनापति वीरभद्र को समझाते हुए, सेनापति, इसे किसी विशेष संदूक में रख महल के गुप्त स्थान में रख दिया जाए, हमारे समझ से यही उत्तम होगा। वीरभद्र, हाँ मंत्रीवर, यही ठीक होगा। तब तक राजकुमार तेज, जब तक स्वालिका से वैज्ञानिक कार्तिकेय वापस न आ जाए तब तक इस पर विशेष नजर रखी जाए। वीरभद्र, राजकुमार निश्चित रहिए, अब इसकी सुरक्षा हम खुद करेंगे। अंततः काले अंडे को विशेष संदूक में रख गुप्त स्थान पर सुरक्षित रख दिया जाता है। उस दौरान सेनापति अपने सैनिकों को समझाते हुए, वीरभद्र, प्रताप, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। प्रताप, जी महाराज। इतना कह सेनापति वीरभद्र आराम करने के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं।
जैसे ही मध्यरात होती है, उस अद्भुत काले अंडे से अजीब आवाज क्रिक क्रिक करके निकलने लगती है। तक्षण प्रताप इसकी सूचना देने के लिए सेनापति वीरभद्र के पास पहुंचते हैं। शोरगुल सुनते ही सेनापति वीरभद्र की नींद खुल जाती है। उस दौरान घबराते हुए प्रताप, सेनापति जी, उस अंडे से अजीब आवाज निकल रही है। वीरभद्र, क्या आवाज निकल रही है? आखिरकार सेनापति जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए सीधे उस अद्भुत अंडे के पास पहुंचते हैं। भयानक आवाज सुन सबके सब भौचौके रह जाते हैं। उस दौरान सेनापति वीरभद्र, प्रताप, मुझे अनहोनी खतरे की आशंका हो रही है। प्रताप, हो न हो इसके अंदर कोई खतरनाक जीव ही है। अच्छा होगा इस पर जल्द ही विचार किया जाए। वीरभद्र, तुम्हारा कहना ठीक ही है। इतना कहते हुए सेनापति वीरभद्र अपने कक्ष की तरफ चले जाते हैं और सुबह होते ही सबके सब राज दरबार में उपस्थित होते हैं। तभी महाराज सेनापति की तरफ देखते हुए तेजस्वी, कहिए वीरभद्र, क्या खबर है? तत्पश्चात अपने आसन से उठ खड़े होकर झुककर प्रणाम करते हुए सेनापति कहते हुए, वीरभद्र महाराज, कल मध्यरात में उस अंडे से अद्भुत आवाज निकल रही थी और ऐसे वक्त पर रंग भी बदल जाता है, काला से लाल हो जाता है। तब तक मंत्री सुखांतु, इससे पहले कि हम सब पर किसी मुसीबत पड़ जाए, अच्छा होगा इस अंडा को पुनः तपोवन में छोड़ दिया जाए। तभी राजकुमार अपने स्थान पर खड़े हो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोग को भय लगता है तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। वीरभद्र, राजकुमार तेज, यहाँ तो भय का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए अपनी दृष्टि को भय की तरफ न ही ले जाए तो बेहतर होगा। तेज, मैं देख रहा हूं भय रूपी घोड़े को आप ही चारा दे रहे हैं। वीरभद्र, मैं जानना चाहता हूं चारा देने वाला अकेला मैं ही हूं या कोई और भी? आखिरकार टीका टिप्पणी सुन मंत्री सुखांतु हाथ उठाकर शांति रहने का इशारा करते हुए, सुखांतु, देखिए बेवजह विवाद से कोई फायदा नहीं। इतना कहते हुए राजकुमार तेज की तरफ बढ़ते हुए मंत्री सुखांतु, राजकुमार, सेनापति वीरभद्र का कहना ठीक ही है, वो अंडा हमारे लिए घातक हो सकता है। तभी महाराज आश्वासन देते हुए, मंत्री सुखांतु, तुम्हारे विचार से मैं सहमत हूँ। अच्छा होगा वो अंडा आज ही तपोवन में छोड़ दिया जाए। जो ही इतना कहते हैं ते हुए सैनिक प्रताप घबराते हुए दरबार में पहुंचता है। प्रताप, महाराज, काला अंडा धीरे धीरे फट रहा है। इतना सुनते ही अपने स्थान से खड़े हो घबराते हुए महाराज तेजस्वी, क्या? आखिरकार सबके सब तक्षण काला अंडा के पास पहुंचते हैं। अंतर देखते ही देखते सब लोगों के सामने ही काला अंडा धीरे धीरे फट जाता है। उस दौरान हजारों छोटे छोटे काले नुकीले अंडे निकलने लगता है। ये देख महाराज घबराते हुए तेजस्वी, इतनी ज्यादा संख्या में अंडे, इससे पहले कि कोई हानि हो इसे यहाँ से दूर ले जाइए। जो ही महाराज इतना कहते हैं ते हुए छोटे अंडे भी फटने लगते हैं। ये देख राजकुमार तेज, अरे ये क्या, काले छोटे अंडे भी फट रहे हैं? ये देख सेनापति समझाते हुए, वीरभद्र, अच्छा होगा सबके सब दूर हो जाइए। अंततः सबके सब दूर खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते अंडों में से हजारों नुकीले काले कीड़े निकलने लगते हैं। ये देख मंत्री सुखांतु, अरे इतनी संख्या में काले कीड़े, अब क्या होने वाला है? जो ही महाराज इतना कहते हैं ते हुए छोटे अंडे भी फटने लगते हैं। ये देख राजकुमार वीरभद्र, घबराने की कोई बात नहीं है, शीशे के संदूक से ये कीड़े बाहर आ ही नहीं सकते। उसी दौरान महाराज तेजस्वी, अच्छा मौका है, संदूक को तुरंत यहाँ से ले जाइए। वीरभद्र, हाँ यही उत्तम होगा, सैन को जल्दी करो। उस दौरान राजकुमार तेज घबराते हुए, अरे ये क्या, संदूक से कीड़े बाहर निकल रहे हैं? आखिरकार संदूक को चालते हुए कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। उस दौरान सैनिक कण कीड़ों के चपेट में आ जाते हैं, ऐसे चालने लगते हैं जैसे बालू के महीन कण। ऐसी भयानक स्थिति देख सबके सब वहां से भागते हैं। उस दौरान सेनापति वीरभद्र समझाते हुए, हिम्मत से काम लो, जल्द ही हम सब इस संकट से पार हो जाएंगे। आखिरकार घबराते हुए पुरवासी चीखते चिल्लाते हुए एक दूसरे से भिड़ते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उसी दौरान राजकुमार तेज चिल्लाते हुए, प्रताप, तत्क्षण इस दरवाजा को बंद करिए। प्रताप, जी राजकुमार।
आखिरकार दरवाजे के पास पहुंच तुरंत बंद करता है, लेकिन देखते ही देखते एक खतरनाक कीड़े मोटे लोहे से युक्त दरवाजा को इस तरह चालते हैं जैसे यहाँ पर कुछ था ही नहीं। ये देख महाराज तेजस्वी सेनापति, इन कीड़ों से बचना अब नामुमकिन है। जल्द ही हमें यहाँ से जाना होगा। पूर्ववासियों को यहाँ से सुरक्षित निकालिए। अंततः सब के सब कीड़े महल को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे यहाँ कोई बालू का ढेर हो। ऐसी भयानक स्थिति देखकर रानी पवित्री बेहोश हो जाती है। तभी राजन तेजस्वी संभालते हुए, तेजस्वी, रानी पवित्री घबराइए मत, अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा, जल्द ही हम सब इस मुसीबत से पार हो जाएंगे। उस दौरान देखते ही देखते एक काले कीड़े जमी के अंदर घुसने लगते हैं। ये देख राजकुमार तेज, ये क्या, कीड़े जमी के अंदर जा रहे हैं? वीरभद्र, अब इसके आतंक से बचना नामुमकिन है। ये कीड़े कब कहां से बाहर निकल जाए कुछ पता नहीं। आखिरकार जो भयानक स्थिति घटती है, ये देख सबकी रूह कांप उठती है, मानो मौत लपलपाते हुए जीभ से आकाश को चाट रही हो। घबराए हुए बादल इधर उधर भाग रहे हैं। अंततः ये कीड़े अनेक स्थानों से बाहर निकल आतंक मचाने लगते हैं। जो भी इनके चपेट में आता बालू की तरह भुरभुरा कर देते। जहां जहां जमीन में घुसते वहां वहां जमीन के तत्व नष्ट हो जाते। पूरी जमू बालू की तरह भुरभुरा। तब तक भागते भागते सब के सब समुद्र के पास पहुंचते हैं। सदियों पहले वहां एक विशेष सीढ़ीनुमा पिंड था। उसी पिंड के सहारे गुप्त रास्ते से समुद्र के अंदर मौजूद स्वालिका देश आवागमन होता था। उस दौरान महाराज पूर्ववासियों को समझाते हुए, तेजस्वी, पूर्ववासियों, हिम्मत रखिए, ईश्वर हमारे साथ है, हम सबकी रक्षा करेंगे। देखना जल्द ही हम सब इस मुसीबत से पार हो जाएंगे। उस दौरान कीड़म को अपनी तरफ आते देख सेनापति वीरभद्र चिल्लाते हुए, गुप्त रास्ते की तरफ भागिए, कीड़म यहाँ तक भी आ गए हैं। अंतर सब के सब गुप्त रास्ते की तरफ भागते हैं। चीखते चिल्लाते हुए सिर्फ इतना कहते हुए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। आखिरकार कीड़ों के आतंक से हजारों प्रजाकड़ मारे जाते हैं। बस कुछ ही लोग गुप्त रास्ते में प्रवेश कर पाते हैं। तत्पश्चात फाटक बंद हो जाता है, लेकिन ये भयानक कीड़े पीछा करते हुए गुप्त रास्ते के फाटक को चालते हुए प्रवेश कर जाते हैं। ये देख राजकुमार तेज चिल्लाते हुए, जल्दी भागो, कीड़े यहाँ तक भी आ गए। तत्पश्चात सब के सब चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे थे। गुप्त रास्ता जल से युक्त था, इसी वजह से सबको भागने में परेशानी हो रही थी। ये देख राजकुमार बार बार चिल्ला रहा था, जल्दी भागो, मौत हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। उस दौरान राजकुमार बार बार पीछे मुड़ के देखता। कीड़े दीवार की सहायता से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दीवार शीत युक्त होने के कारण कई कीड़े नीचे गिर गए और जल में गिरते ही एक कीड़े बर्फ की तरफ पिघल गए। ऐसी स्थिति देख राजकुमार को आश्चर्य हुआ, अरे जल में गिरते ही ये कीड़े पिघल गए, इसका मतलब जल से ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। सोचते हुए राजकुमार आगे बढ़ता था। अंततः कीड़े भी आगे बढ़ने में असफल हो गए, क्योंकि आगे की दीवार शीत युक्त होने के कारण कई कीड़े पिघल गए। अंततः कीड़े पीछे लौटने लगते हैं। ये देख मंत्री सुकांतो, सबके सब रुक जाओ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, कीड़े पीछे लौट रहे हैं। तत्पश्चात सबके सब अपने कदमों को मंद करते हैं। उस वक्त भी ऐसे घबराए हुए थे जैसे एक दूसरे के चेहरे पर मौत का दर्शन कर रहे थे। आखिरकार थोड़े समय के लिए सन्नाटा छा जाता है। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त भी उनके होठ डर से कांप रहे थे। तब तक द्वारपाल इतनी संख्या में लोगों को आते देख तत्क्षण इसकी सूचना देने के लिए वैज्ञानिक कार्तिकेय के पास पहुंचते हैं। द्वारपाल, मालिक, काफी संख्या में लोग इधर ही चले आ रहे हैं। कार्तिकेय, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यंत्रों की सहायता से जानकारी हो चुका है, महाराज तेजस्वी पधार रहे हैं। इतना कहते हुए जो ही बटन दबाते हैं फाटक खुल जाता है। तत्पश्चात महाराज तेजस्वी प्रजागढ़ के साथ शालिका नगरी में कदम रखते हैं। पहले से ही अगवानी में वैज्ञानिक कार्तिकेय अपने पत्नी लिपस्टिक के साथ महाराज का अभिनंदन करते हुए, कार्तिकेय, महाराज की जय हो,
स्वालका नगरी में आप सबका स्वागत है। तेजस्वी, कार्तिकेय, मेरे होठ अब तक कांप रहे हैं। न जाने ऐसा क्यों लगता है अब भी मौत मेरे पीछे खड़ा है। कार्तिकेय, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। तेजस्वी, पूर्व भयंकर संकट से घिरा है। लाखों लोग मौत रूपी काले कीड़ों के शिकार हो गए हैं और अब हमारा देश रेगिस्तान बन गया। अगर जल्द ही इन कीड़ों को मारा नहीं गया तो ये पृथ्वी की शक्ति नष्ट कर देंगे। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ बालू के रेत ही नजर आएंगे। कार्तिकेय, कौन से काले कीड़े? आखिर बात क्या है? तेजस्वी, अभी कुछ ही दिनों की बात है। एक दिन निकले थे प्रजागढ़ से मिलने के लिए, सो पुरुपुर की स्थिति का जायजा लेते हुए सीधे तपोवन चले गए। वहीं एक बड़ा काला अंडा मिला, सो महल ले आए। एक दिन अचानक उस अंडे से आवाज निकलने लगी। इस घटना को लेकर हम सब हैरान थे। उस दिन ये हुआ इसे पुनः तपोवन छोड़ दिया जाए, पर उसी शाम अंडा फट गया, जिसमें से हजारों छोटे काले अंडे निकलने लगे और देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया। न जाने कितने लोग बालू की तरह नष्ट कर दिए गए। यही नहीं बल्कि पुरुपुर नगरी को बालू का रेत बना दिया। ये कीड़े इतने खतरनाक है, यदि इन्हें जल्द ही मारा नहीं गया तो ये समूचे पृथ्वी को बालू का रेत बना देंगे और सदा सदा के लिए पृथ्वी के तट को नष्ट कर देंगे। कार्तिकेय, जब तक हम किसी एक कीड़े पर खोज नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिरकार उन कीड़ों के बारे में कुछ तो मालूम होना चाहिए। उसी दौरान राजकुमार तेज, मुझे एक विशेष बात मालूम है। जब ये काले कीड़े गुप्त रास्ता की दीवार के सहारे हमारा पीछा कर रहे थे, उस वक्त कई कीड़े पानी में गिर गए और गिरते ही पिघल गए। शायद यही कारण है दीवार शीत युक्त होने के कारण हमारा पीछा न कर सके। कार्तिकेय, हम जल्द ही एक विशेष प्रकार का पुतला बनाएंगे, जिसका आधा भाग नमक का है और आधा भाग चंदन की लकड़ी का होगा। सुखांतु, पर इससे क्या लाभ होगा? कार्तिकेय, इस पुतले में इंसानी रक्त होगा, ऊपरी परत शीत युक्त होगा। ज्यों ही रक्त के महक से कीड़े इसमें प्रवेश करेंगे, शीत के कारण थोड़ा बहुत गल जाएंगे और तब इस पर खोज करना आसान होगा। तेजस्वी, जो भी करना जल्दी करिए, कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। कार्तिकेय, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना हम जल्द ही कामयाब होंगे। महाराज आप निश्चित रहिए, विश्राम करिए। इतना कहते हुए वैज्ञानिक कार्तिकेय सीधे विशेष कक्ष में पहुंचते हैं। उस दौरान लिपस्टिक को सलाह देते हुए कार्तिकेय, लिपस्टिक, आज ही पुतले का निर्माण हो जाना चाहिए। लिपस्टिक, मैंने ढांचा पहले से बना लिया है, बस आप उसका निरीक्षण करिए। इतना कहते हुए जो ही पत्थर रूपी चक्र को घुमाते हैं, त्यों ताबूत का दरवाजा खुल जाता है। अंतः पुतला का प्रारूप देखते ही वैज्ञानिक मुस्कुराते हुए कार्तिकेय, वाह, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही है। इतना कहते हुए सीधे दरबार में पहुंचते हैं। कार्तिकेय, महाराज की जय हो। तेजस्वी, कहिए क्या खबर है? कार्तिकेय, महाराज पुतले का निर्माण हो चुका है। इतना सुनते ही महाराज अपने स्थान से उठ खड़े हो वैज्ञानिक कार्तिकेय का अभिनंदन करते हुए। तेजस्वी, वाह कार्तिकेय, तुम नहीं जानते कि आज मैं कितना खुश हूँ। उस दौरान पिताजी पिताजी कहते हुए अनी दरबार में पहुंचते हैं। कार्तिकेय, क्या हुआ बेटी? अनी, पिताजी, मंत्रीवर का पूरा शरीर काला पड़ गया है। कार्तिकेय, क्या? तत्पश्चात सब के सब तुरंत मंत्री सुखांतु के पास पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कार्तिकेय की हालत देखते ही इन्हें तो कुछ नहीं हुआ है, घबराहट की वजह से बेहोश हुए हैं, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उस दौरान मंत्री की पत्नी आयुर्मा, आखिर क्या वजह है इस तरह शरीर का काला होना? कार्तिकेय, काला अंडा छूने की वजह से शुक्राणु चमकीले हो गए हैं, जिसकी वजह से इनके कोशिकाओं की लालिमा बढ़ गई है। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया है। इसका प्रभाव इनके वंश में सदैव रहेगा। आयुर्मा, इसका कुछ तो उपचार होगा? कार्तिकेय, इसका कोई उपचार नहीं और कभी संभव भी नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु के अंदर जो तरल तत्व है, जिसका दिखना भी कभी संभव नहीं है, वही तत्व कोशिकाओं को अनुरूप अवशोषित हो चुका है। उसी दौरान मंत्री सुकांतु धीरे धीरे होश में आते हैं। ये देख वैज्ञानिक सांत्वना देते हुए, कार्तिकेय, मंत्रीवर, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुकांतु,
पर ये कालापन कैसे दूर होगा? कार्तिकेय, आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी इस कालेपन से कोई हानि नहीं है। उस दौरान राजन की तरफ देखते ही सुकांतु अपने स्थान से उठ खड़े हो। सुकांतु, अरे महाराज आप। तेजस्वी, सुकांतु तुम आराम करो, सूरज ढलने से पहले हम सबको पुतलों को उस स्थान तक पहुंचाना है। सुकांतु, अगर इस काम के लिए मेरा सहारा न रहा तो मुझे बेहद पछतावा होगा। उस दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय सूरज की किरणों की तरफ देखते हुए, कार्तिकेय जल्दी करो वरना सूरज ढलते ही फाटक बंद हो जाएगा। इतना सुनते ही राजकुमार तेज पुतला लेकर ज्यों ही आगे बढ़ता है त्यों ही रानी माँ चिल्लाते हुए, पवित्री रुक जाओ बेटा, वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तेज, माँ मुझे मत रोको, इस माँ को हमें बचाना है जो सबको अपने गोदी में लिए हुए हैं। हम सब इस माँ के प्रेम के अंश है जिसकी छाया में जीवन रूपी दिया निरंतर जल रही है। आज वही प्रेम की दिया बुझने से हमें बचाना है। उस दौरान राजकुमार की बातें सुन सबके सब मुस्कुराते हुए उसके हिम्मत की सराहना करते हैं। अंततः सबके सब एक ही स्वर में वाह राजकुमार कहते हुए अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं। उस दौरान रानी पवित्री अपने आंसू पोंछते हुए, वाह बेटे, मुझे तुम पर नाज है। जा बेटा जा, इस खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तब तक अनी विशेषकर से पुतला बाहर निकालती है। तत्पश्चात राजकुमार तेज को पीठ पर पुतला नियंत्रित कर आगे बढ़ने को होता है। उसी क्षण अनी हौसला बुलंद करते हुए, अनी, राजकुमार तेज, देखिए उस मौत की तरफ जो तुझे देख रही है। ध्यान रहे तू भी उससे आंखें मिलाकर चलना। आज तेरा दोस्त भी वही है और खुशी भी। उसी दौरान मुस्कुराते हुए राजकुमार अनी की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए लक्ष्य की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार सब के सब गुप्त द्वार के समीप पहुंचते हैं और चक्र घुमाते ही द्वार खुल जाता है। उस दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय समझाते हुए, कार्तिकेय, राजकुमार इसे आप अपने साथ ले जाइए, इसमें पानी है और इस बटन को दबाते ही फुहारा निकलने लगता है। और ध्यान रहे जब भी कीड़े तुम्हें घेर लेंगे इस फुहारे से तुम सुरक्षित रहोगे। अंततः जे हुई राजकुमार कदम बढ़ाते हैं। उसी दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय, राजकुमार ध्यान रहे, जे हुई दरवाजा बंद होने को होता है इससे पहले तेज ध्वनि निकलता है, आवाज सुनते हुए वापस लौट आना। राजकुमार तेज सिर हिलाते हुए, तेज मुझे ध्यान रहेगा। आखिरकार इतना कहते हुए राजकुमार अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर पहुंचने के बाद पत्थर के टीले पर खड़ा होकर इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। उसी क्षण देखते ही देखते हजारों काले कीड़े राजकुमार का पीछा कर लेते हैं। अंततः पुतला फेंक वहां से भागता है। उस दौरान कीड़े राजकुमार को घेर लेते हैं। ये देख राजकुमार जो ही यंत्र का बटन दबाता है, पानी के फुहारे की वजह से कीड़े पीछे भागने लगते हैं। लेकिन उसी क्षण तीव्र ध्वनि निकलती है। गुप्त द्वार धीरे धीरे बंद होने को होता है। अंततः सबके सब चिल्लाते हैं, राजकुमार। आखिर उन सब की आवाज सुन राजकुमार तेज पुतला ले वहां से भागता है। उस दौरान काले कीड़े पुनः पीछा कर लेते हैं। अंततः किसी तरह से बचते बचते गुप्त द्वार तक पहुंच जाता है। द्वार धीरे धीरे बंद होता है। ये देख राजकुमार दौड़ते हुए अंदर प्रवेश कर जाता है। अंततः इस सफलता पर सबके सब खुशी से झूम उठते हैं। उस दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय राजकुमार की वीरता का बयान करते हुए, वाह राजकुमार, हम सबको तुम्हारी वीरता पर गर्व है। इस कामयाबी से आपने संसार को नष्ट होने से बचा लिया। उसी दौरान सेनापति तारीफ करते हुए, वीरभद्र, राजकुमार तुम्हें मालूम हो सदा सदा के लिए संसार के होठों का मुस्कुराहट बन चुके हो। सुकांतो, देखिए सूरज की तरफ, आज वो भी इस मुस्कुराहट का आनंद ले रहा है। तेज, देखिए भाई, हमारे मुस्कुराहट की इतना तारीफ मत करिए कि हमारा साथ छोड़कर चला जाए। उसी दौरान सैनिक प्रताप ललकारते हुए, ऐसे ही साथ छोड़कर थोड़ी चला जाएगा, उसे बंदी बनाकर पुनः मैं लाऊंगा। तेज, मुझे मालूम है ऐसा ही होने वाला है। अंततः सब के सब मुस्कुराने लगते हैं। उसी दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय समझाते हुए, प्रताप,
अब देर मत करिए, जितना जल्दी हो सके इस पुतले को मेरे विशेष कक्ष में ले चलिए। तत्पश्चात सब के सब स्वालिका नगरी पहुंचते हैं। जैसे ही रानी पवित्री कदमों की आहट सुनती है, वैसे ही अपने बेटे तेज से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। अंततः देखते ही देखते गले लगा लेती है। तत्पश्चात माँ की आंसुओं को पहुंचते हुए राजकुमार तेज, माँ, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। पवित्री, इसे बहने दो बेटा, इन आंसुओं में तेरी बहादुरी झलक रही है। उसी दौरान राजकुमार तेजस्वी, बेटा, आज ये संसार अपनी आंखें खोल तेरी वीरता देख रही है। तेज, हाँ पिताजी, मैं देख रहा हूँ। इन आंखों में वैज्ञानिक कार्तिकेय, सेनापति वीरभद्र, मंत्री सुकांतु सबके सब बसे हुए हैं। तेजस्वी, मुझे आप पर नाज है। तत्पश्चात उसी दौरान घबराती हुई आनी पिताजी कहते हुए दरबार में पहुंचती है। कार्तिकेय, क्या हुआ बेटी? अनी, पिताजी, गले हुए काले कीड़े पुतले से ज्यों ही बाहर निकलते हैं तत्काल अपनी अवस्था में लौट आए। कार्तिकेय, क्या? अंतर सब के सब तत्क्षण विशेष कक्ष में पहुंचते हैं। उस दौरान लिपस्टिक समझाते हुए, देखिए, इस यंत्र के द्वारा हमने कीड़े के कई भाग कर दिए हैं। अंत कटे हुए भाग से सफेद रक्त निकलने लगता है। ये देख वैज्ञानिक कार्तिकेय, इस रक्त के बारे में कोई जानकारी? लिपस्टिक, सफेद रक्त में अजीब चमक है। इसमें व्याप्त सफेद रक्त कणिका तीर के आकार की है। ऊपरी सतह नुकीला, नीचे पतला है। कार्तिकेय, ये सफेद रक्त कणिका इंसानी रक्त कणिका के समान ही है। अब देखते हैं रक्तों को मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अंत इंसानी रक्त कणिका को सफेद रक्त कणिका में मिलते ही सफेद रक्त कणिका लाल रक्त कणिका को निगल जाती है, जिसकी वजह से सफेद रक्त कणिका और भी क्रियाशील हो जाती है। ये देव वैज्ञानिक कार्तिकेय मुस्कुराते हुए, अब तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, हम अपने उम्मीद में कामयाब हो गए। इतना कहते हुए काले कीड़े के कटे हुए भाग को बाहर निकालते हैं और थोड़ी ही देर में हवा के संपर्क में आते ही कटा हुआ भाग पुनः अपनी अवस्था में लौटने लगता है। उसी दौरान यंत्र के माध्यम से बना हुए रक्त का समावेश करते हैं। आखिरकार देखते ही देखते काला कीड़ा का प्रारूप बदलने लगता है और थोड़ी ही देर में लाल रंग में परिवर्तित हो गया। एक देख सेनापति वीरभद्र आश्चर्यचकित होते हुए, वीरभद्र, अरे ये क्या? देखते ही देखता काला कीड़ा लाल रूप में परिवर्तित हो गया। कार्तिकेय, अब देखना सेनापति, ज्यो ज्यो ये लाल कीड़ा काले कीड़े को निगलेगा, ये आकार में उतने ही बड़े होते चले जाएंगे और इनके पैर भी पुरुष के जैसा हो जाएगा। इतना कहते हुए लाल कीड़े को काले कीड़े के पास रखते हैं। ये काले कीड़े को तत्क्षण निगल जाते हैं और आकार में बढ़ने लगता है। ये देख राजकुमार तेज, अगर ये कीड़े हमारे लिए घातक हुए तो? कार्तिकेय, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। ये जैसे जैसे काले कीड़े निगलते चले जाएंगे, आकार में उतने ही बड़े और खतरनाक भी हो जाएंगे। लेकिन इसका काट हमारे पास है। यदि इसका पैर काट दिया जाए तो इनके शरीर का सारा रक्त तत्क्षण ही निकल जाएगा। सुकांतु, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, एक अकेला कीड़ा कब तक संघर्ष करेगा? कार्तिकेय, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए, जब हजारों के तादाद में काले कीड़े इस पर टूट पड़ेंगे तो उस दौरान जो कीड़े इस लाल कीड़े का रक्त चूसेगा वह भी संक्रमित हो जाएंगे, यानी लाल कीड़ों की संख्या आसानी से बढ़ जाएगी। उसी क्षण बादल गरजते हैं। ये देख राजकुमार तेज, लगता है बारिश होने वाली है। देखना, काफी हद तक कीड़े आज ही मर जाएंगे। कार्तिकेय, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये काले कीड़े अपने त्वचा के जरिए खतरे का आभास कर लेते हैं, इसलिए बारिश होने से पहले ही पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। सुकांतु, लेकिन शीत की वजह से गल तो जाएंगे। कार्तिकेय, इससे इन पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौसम गर्म होते ही अपनी अवस्था में पुनः लौट आएंगे। यही नहीं, आपने देखा भी, इन कीड़ों का कटा भाग भी अपनी अवस्था में लौट आया। सुकांतु, ठीक है, जब मौसम का असर नहीं पड़ेगा तो सारी तैयारी हमें तत्क्षण कर लेनी चाहिए। कार्तिकेय, तैयारी सारी हो चुकी है, हम आज शाम ही निकलेंगे। उस दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय लिपस्टिक को इशारा करते हैं। अंत वो विशेष प्रकार का वस्त्र लेकर आती है। वैज्ञानिक वस्त्र को हाथ में लेते हुए कार्तिकेय, एक विशेष प्रकार का वस्त्र है जो समुद्री घोंघे के तेल से बना हुआ है। इसके गंध से काले कीड़े पास नहीं आएंगे। अंत सब के सब विशेष वस्त्र धारण कर राजन तेजस्वी के पास पहुंचते हैं। कार्तिकेय, महाराज की जय हो।
उस दौरान राजन तेजस्वी चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए, तेजस्वी, ये क्या, सबके सब अजीब वस्त्र में? कार्तिकेय, महाराज, ये विशेष प्रकार का वस्त्र है जिस पर काले कीड़े का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेजस्वी, और ये क्या, इस पिंजरे में कैसा जानवर है? कार्तिकेय, इसमें लाल कीड़म है, इस सारे लाल कीड़म को अकेले ही निगल जाएगा। तेजस्वी, ऐसा कैसे हो सकता है? कार्तिकेय, ये लाल कीड़ा ज्यो ज्यो काले कीड़ों को निगलेगा, इसका आकार बड़ा होता चले जाएगा, और जो कीड़ा इसके रक्त के संपर्क में आएगा वो भी लाल कीड़ा की भांति कार्य करने लगेगा। तेजस्वी, कार्तिकेय, मैं देख रहा हूँ कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने के लिए बेताब है। तभी सेनापति वीरभद्र, महाराज, समय हमारी तरफ देख रहा है, अब हमें निकलना चाहिए। तेजस्वी, सेनापति, आज पूरा जन समूह चलेगा, यहाँ तक कि औरतें, बूढ़े, बच्चे और सभी। आखिरकार महाराज की बात सुन सबके सब जय जयकार करने लगते हैं। तभी मंत्री सुखांतु, ये ठीक नहीं होगा। तभी रानी पवित्री, अगर आज हम नहीं जाएंगे तो मौत का डर हमारे दिल में जगह बना लेगा, और ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। हमें भी अपने अजीज दोस्त से मुस्कुराते हुए गले लगाना है। अंतर रानी की बात सुन सारे प्रजागण जय जयकार करने लगते हैं। उसी दौरान राजकुमार तेज समझाते हुए, माँ, देखिए इन बच्चों और बूढ़ों की तरफ, इन्हें साथ ले चलना, इनके साथ अन्याय होगा। पवित्री, बेटा, मैं देख रही हूँ, इनके दिल में मौत शर्म से सिर झुकाकर खड़ा है। तब तक महाराज तेजस्वी चिल्लाते हुए, अब बेकार की बहस से कोई फायदा नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अंत पूरा जन समूह निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में सब के सब गुप्तद्वार के समीप पहुंचते हैं। आखिरकार धीरे धीरे रात ढलती है और सुबह होते ही द्वार स्वयं खुल जाता है। तत्पश्चात सब के सब बाहर खुले मैदान में आते हैं। देखते हैं कि चारों तरफ बालू ही बालू, काले कीड़ों की वजह से जमी की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। अब बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान में बदल चुका था। ये देख महाराज तेजस्वी, ये जमी, मुझे माफ करना, हम तुम्हें नहीं बचा सके। उस दौरान कार्तिकेय की निगाह पहाड़ी नुमा बालू की तरफ पड़ती है। कार्तिकेय, लगता है काले कीड़े रक्त की महक से हमारी तरफ आ रहे हैं। तत्पश्चात लाल कीड़ों को छोड़ते ही तेजी से आगे बढ़ता है। अंत बढ़ते हुए पहाड़ नुमा बालू में प्रवेश कर जाते हैं। वीरभद्र, अरे ये क्या, पहाड़ अब भी हमारी तरफ बढ़ रहा है। कार्तिकेय, भागो यहाँ से। अंत सब के सब वहां से गुप्त द्वार की तरफ भागते हैं, लेकिन उसी दौरान भागते वक्त अनी गिर जाती है। ये देख राजकुमार तेजी से आगे बढ़ते हुए अनी को बचा लेता है। तत्पश्चात देखते ही देखते हजारों संख्या में काले कीड़म बाहर निकलते हैं। उस दौरान लाल कीड़ों को निगलने लगता है। तभी अचानक एक झुंड गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ता है। ये देख वैज्ञानिक कार्तिकेय चिल्लाते हुए, कार्तिकेय, सबके सब समुद्र की तरफ भागिए। अंत सबके सब समुद्र में कूद पड़ते हैं, लेकिन उसी दौरान काले कीड़े प्रताप को चालने लगता है। तभी प्रताप चिल्लाते हैं, बचाओ मुझे, बचाओ। ये देख वीरभद्र सुखांतु समुद्री जल लेकर दौड़ते हुए प्रताप के पास आते हैं। अंततः जल फेंकते ही कीड़म गलने लगता है। आखिरकार काले कीड़म का झुंड भागने लगता है। सुखांतु, उठो प्रताप, तुम सुरक्षित हो। प्रताप, अरे ये क्या, मेरा भी शरीर काला पड़ गया। सुखांतु, मैं खुशी हूँ, हम एक से दो हो गए। कार्तिकेय, काले कीड़े की सत्ता लगभग समाप्त के कगार पर है, लेकिन ये बड़ा वाला लाल कीड़ा अत्यंत खतरनाक हो चुका है। जितना जल्दी हो सके इस कीड़म को मार डालिए। ध्यान रहे, अगर ये समुद्री जल में प्रवेश कर दिया तो इसे नहीं मारा जा सकता। तेज, अरे छोटे वाले संक्रमित लाल कीड़े। कार्तिकेय, इसे मारना आसान होगा। तभी बड़ा वाला लाल कीड़ा समुद्र की तरफ बढ़ते हुए देख वैज्ञानिक चिल्लाते हुए, कार्तिकेय, राजकुमार, लाल किला समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। सेनापति वीरभद्र, जल्दी करो। एक टोली तुम आगे से रोको और राजकुमार तुम दाहिने तरफ से वार करोगे और मैं इसके बाएं तरफ से रहूंगा। तेजस्वी, मंत्री, तुम सैनिकों का टोली लेकर मेरे साथ चलो। सुखांतु, जी महाराज। अंत सब के सब सेना के साथ अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़ते हैं। वीरभद्र समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे और लाल कीड़ों का आगे से सामना करते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ से तीर भालों की वर्षा होने लगती है, लेकिन बावजूद इसके लाल कीड़ा आगे बढ़ रहा था। एक देख वैज्ञानिक कार्तिकेय चिल्लाते हुए, राजकुमार, इसके पैर पर वार करिए। अंतर राजकुमार बायां पैर नष्ट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ही पैर से वो आगे बढ़ रहा था। एक देख वैज्ञानिक कार्तिकेय
आगे बढ़ते हुए उसके दाहिने पैर पर नष्ट कर देते हैं। तब पर भी वो धीरे धीरे समुद्र की तरफ खिसक रहा था। अंततः समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते मर जाता है, लेकिन उस कीड़े के विष के प्रभाव से सेनापति वीरभद्र सेना की एक टुकड़ी का त्वचा पूरा भूरा पड़ जाता है। ये देख कार्तिकेय लगता है विस्मय फुफकार की वजह से सबका त्वचा भूरा पड़ गया है। वीरभद्र पूरे शरीर में जलन हो रही है। कार्तिकेय घबराने की कोई बात नहीं, मौसम भी ठंडा है, अभी थोड़ी देर में जलन शांत हो जाएगी। तब तक महाराज तेजस्वी मंत्री सुकांतु भी पास पहुंचते हैं। तेजस्वी वैज्ञानिक, छोटे वाले लाल कीड़े सारे मर गए, मार दिए गए, पर इसकी वजह से हमारा भी शरीर पीला पड़ गया। कार्तिकेय अब ये संसार भी रंगीन हो गया है, गोरे कारे भूरे और पीले पुरुषों की वजह से। इतना कहते हुए वैज्ञानिक दोनों हाथ ऊपर कर खुशी का इजहार करते हैं। ये देख पूरा जन समूह दौड़ पड़ता है। सब के सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वही जमी को चूमते हुए लेट जाते हैं। मैं सुनील तिवारी। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।